Decisive. How to make better decisions. Book by Chip Heath and Dan Heath. Introduction. 200 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक दोस्त ने उससे सलाह मांगी थी। सवाल था कि उसके दोस्त के पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, तो उसे वो लेना चाहिए या नहीं। बेंजामिन ने सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोस्त को एक कागज को 2 हिस्सों में बांटने के लिए कहा। आगे उन्होंने एक हिस्से पर प्रॉस यानी फायदे और दूसरी तरफ कॉन्स यानी नुकसान लिखने को कहा। वहां उसके दोस्त को नौकरी के फायदे और नुकसान के बारे में लिखना था। आप भी शायद हर दिन डिसीजन लेने के लिए प्रोस और कॉन्स का इस्तेमाल करते होंगे, खाने में क्या खाना है से लेकर कॉलेज की पढ़ाई कहाँ करनी है, ये सब तय करने तक। इस समरी में चिप और डैन साबित करेंगे कि प्रोस और कॉन्स का इस्तेमाल करने में क्या कमी है। इसके साथ वे बताएंगे कि क्यों एक इंसान होने के नाते हम ना चाहते हुए भी भेदभाव करते हैं। यहाँ आप डिसीजन लेने के प्रोसेस में आने वाले 4 विलन के बारे में पढ़ेंगे। वे हमारे दिमाग के साथ इस तरह खेलते हैं जिसकी वजह से साधारण प्रोस और कॉन्स वाली सोच काम नहीं करती। डिसीजन लेने के 4 विलन कुछ इस तरह हैं। पहला, नैरो फ्रेमिंग। दूसरा, कन्फर्मेशन बायस। तीसरी, शॉर्ट टर्म इमोशंस। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। हम इन पर एक एक करके बात करेंगे। इस समरी के अंत तक आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे ज्यादा असरदार या इफेक्टिव और बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। द 4 विलन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नैरो फ्रेमिंग का मतलब है इंसान का लिमिटेड ऑप्शन रखने का स्वभाव या टेंडेंसी। हम हमेशा यह देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम हमेशा सवाल करते हैं कि क्या मुझे अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए या नहीं, जो कि यह पूछने से बिल्कुल अलग है कि इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले सवाल में देखें तो सवाल के जवाब देने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, पर दूसरे सवाल में ऐसे कई जवाब हैं जिनसे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह नैरो फ्रेमिंग कहलाता है। एक और एग्जाम्पल है जब हम अपने आप से पूछते हैं क्या हमें एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं, बल्कि उससे अच्छा सवाल यह है कि हम अपने परिवार के साथ छुट्टी को कैसे यादगार बना सकते हैं। इस तरह सिर्फ 2 ऑप्शंस होने के बजाय आप हमेशा अपने पॉसिबिलिटीज को खुले रख सकते हैं। होपलैब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की हेल्थ में सुधार करना। इसमें स्टीव कोल रिसर्च और डेवलपमेंट के वीपी हैं। उनकी टीम के पास एक प्रोजेक्ट था जहां उन्हें पोर्टेबल डिवाइस बनाने में मदद करने के लिए एक डिज़ाइन पार्टनर चुनने की ज़रूरत थी। उसका मकसद था कि वह डिवाइस बच्चों की एक्सरसाइज को मॉनिटर कर सके। स्टीव ने डिज़ाइन फर्म से प्रपोजल मांगने और विनर चुनने के बजाय एक हॉर्स रेस रखी। उन्होंने 5 फर्म को काम पर रखा और उन्हें प्रोजेक्ट के पहले फेज को पूरा करने के लिए कहा। इस तरह उनके पास चुनने के लिए ज़्यादा ऑप्शन थे, यानी 5 अलग अलग ऑप्शन थे जिनमें से वह किसी फर्म के बेस्ट कंसेप्ट को चुन सकते थे या अपनी पसंद के अलग अलग कंसेप्ट को जोड़ सकते थे। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ या इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम पर फर्स्ट इम्प्रेशन का असर होता है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता था कि स्टीव कोल पहले से ही दूसरों की तुलना में किसी एक फर्म को ज़्यादा पसंद करते थे। कन्फर्मेशन बायस उसे भी कहते हैं जब हम अपनी फेवरेट चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉट पर रखते हैं। यह सिर्फ तब होता है जब हम रिजल्ट देखते हैं कि क्यों हमारा फेवरेट सबसे अच्छा ऑप्शन है। लोग उस ऑप्शन को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके प्रेजेंट बिलीव्स की ओर होता है। आसान शब्दों में, आप एक डिसीजन लेने वाले के रूप में पहले ही अपनी पसंद के ऑप्शन को ज़्यादा पॉइंट्स दे चुके होते हैं। जब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ सच हो जाए, तब आप उन चीज़ों या फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हो जो उसे सही बना सकें। शॉर्ट टर्म इमोशन डिसीजन लेने की प्रोसेस का एक पावरफुल विलन है। हम सभी अपने जीवन में एक बार कभी न कभी इसके शिकार जरूर हुए हैं। क्या आपने कभी भी सीईओ बनने का सपना देखा है? सोचिए, अगर आप कभी उस पोजीशन पर होते तो डिसीजन लेना कितना मुश्किल हो सकता है। हम एंडी ग्रोव से यह सीख सकते हैं। वह इंटेल के बहुत ही काबिल सीईओ हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिससे आप अपने डर को मैनेज करना और एक ब्रेव डिसीजन लेना सीख सकते हैं।
एक समय ऐसा था जब मेमोरी चिप के मार्केट में लोग इंटेल को ज्यादा पसंद करते थे। इंटेल का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेमोरी चिप हुआ करता था। लेकिन 1980 की शुरुआत में कंपटीशन ज्यादा था, खासकर जापानी कंपनियां में। जापानी कंपनियां बड़े पैमाने पर मेमोरी चिप बनाती जा रही थी और मार्केट में उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर मिल रही थी। इस बीच इंटेल की एक छोटी टीम ने माइक्रोप्रोसेसर नाम का एक नया और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया। इंटेल को बड़ी सक्सेस तब मिली जब आईबीएम ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए इंटेल माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जापानी माइक्रोचिप्स को लेकर खबरें और खराब होती जा रही थी। 10 सालों में उनका मार्केट शेयर 30% से दोगुना होकर 60% हो गया था। एंडी ग्रोव का कहना था कि यह जानकर इंटेल वालों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनका प्रोडक्शन रेट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह सच था। इसके बाद इंटेल में डिबेट चल रही थी कि किस तरह इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए। कुछ मैनेजर्स ने मेमोरी चिप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैक्ट्री बनाने का सुझाव दिया। दूसरों ने एक ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट बनाने का सुझाव दिया जिसे जापानी कंपनियां टक्कर ना दे सकें। समय बीतने के साथ साथ इंटेल ज्यादा से ज्यादा पैसा खो रहा था। इंटेल का माइक्रोप्रोसेसर अभी और भी पावरफुल बनता जा रहा था, लेकिन कंपनी को अभी भी मेमोरी चिप्स की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। 1984 में एंडी ग्रोव ने कहा कि वह एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग साल था। बिना जाने की चीजें कैसे ठीक होंगी, हम मेहनत किए जा रहे थे। हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। 1985 में एक दिन एंडी इंटेल के फाउंडर गॉर्डन मोरे के साथ अपने ऑफिस में थे। वे दोनों इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते और मीटिंग करते करते बहुत थक गए थे। वे अपनी खिड़की से बाहर ग्रेट अमेरिका अम्यूजमेंट पार्क के फेरिस व्हील को देख सकते थे कि तभी अचानक से एंडी ने कहा, इस कंपनी से अगर हम दोनों को निकाल दिया जाता है और अगर बोर्ड ने एक नया सीईओ चुना तो सबसे पहली चीज तुम क्या करेगा? गॉर्डन ने जवाब दिया, वह मेमोरी चिप के बिजनेस को बंद कर देंगे। जिस पर एंडी ने कहा, तो ऐसा हम खुद क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम को दूर से देखकर और बाहरी लोगों की तरह सोचकर एंडी और गॉर्डन ने दूर के बारे में सोचा। अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई थी और शॉर्ट टर्म इमोशंस की वजह से उन्होंने खुद पर असर नहीं पड़ने दिया। ओवर कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने के प्रोसेस का चौथा विलन है। मान लीजिए कि यह लंदन है और साल है 1962 में। आप एक बड़े रिकॉर्ड लेबल के मालिक हैं और 4 जवान लड़कों का एक ग्रुप आपके सामने गिटार और रॉक एंड रोल बाजा कर परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने 1 घंटे तक ऑडिशन दिया और 15 अलग अलग गाने गाए। ये लड़के बहुत एक्साइटेड और होपफुल थे। ऑडिशन के बाद आपने जज के रूप में अपना फैसला सुनाया, मुझे इन लड़कों का गाना ज्यादा पसंद नहीं आया। अब ग्रुप या बैंड का ज़माना खत्म हो चुका है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बाद में आपको पछतावा होता है, क्योंकि कुछ ही सालों में वह बैंड दुनिया भर में एक जाना पहचाना रॉक एंड रोल बैंड बन जाता है। इसमें आपकी क्या गलती है? गलती आपके डिसीजन लेने के ओवर कॉन्फिडेंस की है। हम जिस बैंड की बात कर रहे हैं उसका नाम बीटल्स है। डिक ग्रोव उस परफॉर्मेंस को जज कर रहे थे और रिकॉर्ड का लेबल था डेक्का रिकॉर्ड्स। अगर आप यह गलतियां नहीं करना चाहते तो आइए हम रैप के बारे में सीखते हैं, या फिर यह कह ले ऐसे 4 प्रोसेस जिसे डैन और चिप ने अपने जीवन और काम में अच्छे डिसीजन लेने के लिए बनाया है। वाइडन योर ऑप्शंस। रैप किसे कहते हैं? इस शब्द का मतलब है वो 4 तरीके जो आपको अच्छे डिसीजन लेने में मदद करेंगे। पहला है W यानी वाइडन योर ऑप्शंस, जो अपने ऑप्शंस को बड़ा बनाने के लिए होता है। दूसरा है A यानी A फॉर रियलिटी टेस्ट योर अजम्पशंस, जिसका मतलब होता है रियलिटी में अपने अजम्पशंस को टेस्ट करना। तीसरा है A यानी अटेन डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग, जिसका मतलब है कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूर तक की सोचे। चौथा है P यानी प्रिपेयर टू बी रॉन्ग, जो कि होता है गलत होने के लिए खुद को तैयार करना। इस चैप्टर में आइए हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने ऑप्शंस को बड़ा कर सकते हैं, जिससे नैरो फ्रेमिंग को रोकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। विलियम स्मिथबर्ग क्वेकर ओट्स बनाने वाली कंपनी क्वेकर के सीईओ हैं। 1983 में उन्होंने $220 मिलियन में गेटोरेड के ब्रांड को खरीदने का डिसीजन लिया। रिपोर्ट्स का कहना है कि विलियम ने गेटोरेड को टेस्ट किया और वो उन्हें बहुत पसंद आया। यह एक टेस्टी स्पोर्ट्स ड्रिंक था।
विलियम ने तुरंत गेटोरेड को खरीद लिया। यह एक अच्छा फैसला साबित हुआ क्योंकि गेटोरेड की मार्केटिंग इतनी जबरदस्त और इफेक्टिव थी कि इसकी वैल्यू बढ़कर $3 बिलियन हो गई थी। 10 सालों बाद 1994 में विलियम एक बार फिर अपनी गट फीलिंग पर स्नैपल नाम के एक ड्रिंक को खरीदना चाहते थे। उनके द्वारा दी गई ऑफर थी $1.8 मिलियन। यह प्राइस नॉर्मल प्राइस से बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन विलियम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई क्योंकि गेटोरेड को खरीदना उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस साबित हो चुकी थी। एक जर्नलिस्ट ने कहा कि विलियम गेटोरेड की सक्सेस पर बहुत खुश थे और वह इसे स्नैपल के साथ फिर से दोहराना चाहते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने सोचा कि यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। क्वेकर कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन विलियम को इस डील से काफी उम्मीदें थीं और वो इसे लेकर बहुत पॉजिटिव भी थे। लेकिन स्नैपल डील बिजनेस के इतिहास की सबसे खराब डील में से एक साबित हुई। क्वेकर को एहसास हुआ कि गेटोरेड और स्नैपल बहुत अलग अलग प्रोडक्ट थे। स्नैपल की मार्केटिंग में उसमें गलती हो गई थी। स्नैपल को नौजवानों के बीच में काफी मजेदार और ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह देखा जाता था, लेकिन क्वेकर ने उस इमेज को बर्बाद कर दिया था। स्नैपल की सेल्स बहुत ही कम हो गई थी। विलियम और बोर्ड को हड़बड़ी में एक डिसीजन लेना पड़ा। लोन की वजह से कंपनी बहुत नुकसान में जा रही थी और इस वजह से 3 साल बाद स्नैपल को ट्रायग कॉर्प को $300 मिलियन में बेच दिया गया। यह इसकी टोटल कीमत $1.8 मिलियन से बहुत कम था। विलियम को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि नैरो फ्रेमिंग कितनी खराब हो सकती है। विलियम और उनके बोर्ड ने अग्रीमेंट करते वक्त सोचा ही नहीं, उनके लिए जवाब बस हाँ और हाँ ही था, हाँ या नहीं भी नहीं था। अपने ऑप्शंस को बड़ा करने का मतलब यह नहीं कि आप अपने आप से सिर्फ हाँ या ना में सवाल पूछें। उसकी जगह आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। 1. मैं अभी जिस सिचुएशन में हूं उसे कैसे सुधारा जा सकता है? 2. क्या इससे कोई बेहतर तरीका मौजूद है? 3. मैं ऐसा क्या करूं कि ये तरीका मेरे लिए काम कर सके? 4. मैं अपनी टीम को कैसे मना सकता हूं? 5. हम और क्या क्या कर सकते हैं? रियलिटी टेस्ट योर असम्पशंस। यह अगला चैप्टर अच्छी सोच रखना और उसके अपोजिट सोचने के बारे में है। इन टेक्निक्स की वजह से हम कन्फर्मेशन बायस से बच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कपल को लें जिनकी शादी में परेशानी हो रही है। एक पार्टनर ने दूसरे को सेल्फिश कह दिया है और इसलिए वह सिर्फ अपने पति के सेल्फिश कामों को देखती है। जब उसका पति कुछ अच्छा करता है तो वह उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इस तरह के सिचुएशन में आरो बेक, जो एक थेरेपिस्ट है और उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की शुरुआत की थी, वे कपल को मैरिज डायरीज बनाने की सलाह देते हैं। इस डायरी में कपल को उन अच्छी चीजों को लिखना होता है जो उनके पार्टनर ने किया है ताकि वे अपने पार्टनर्स की सिर्फ नेगेटिव चीजों को ना देखें। डॉक्टर बेक के एक क्लाइंट थे जिनका नाम कैरन और टेड था। बेक ने उन्हें भी मैरिज डायरी रखने की सलाह दी। एक हफ्ते के दौरान कैरन ने लिखा कि उसे टेड की कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे जब कैरन उससे अपने ऑफिस में किसी प्रॉब्लम के बारे में बताती है तब वह बहुत ही अच्छे से उसे सुनता है। वो घर की सफाई करने में कैरन की मदद करता है। इसके साथ उसने कैरन से ये भी कहा कि उन्हें साथ में वॉक के लिए जाना चाहिए, जिसे कैरन ने बहुत एंजॉय किया। कैरन के लिए यह काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट था क्योंकि पहले वो इन चीजों को नहीं देख पाती थी। एक स्टडी के जरिए देखा गया है कि 70% कपल जिन्होंने मैरिज डायरी रखी थी उन्होंने अपने रिश्ते में बहुत सुधार देखा था। डॉक्टर बेक कहते हैं कि डायरी रखने के बाद अगर कुछ बदला है तो वह है उनका एक दूसरे की अच्छी चीजों को देखने का नजरिया और खुद को ये याद दिलाना कि उन्होंने साथ में रहने का डिसीजन क्यों लिया था। आइए अब हम अच्छी चीजों के बारे में सोचने के इरादा पर बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम यह सोचें कि जो दूसरे लोग हैं उनके इरादे अच्छे हैं और तब हम उनके साथ खुलकर रह पाते हैं। यह उस नेगेटिव इरादे से बिल्कुल ही अलग है जहां हम पहले ही उन्हें जांच कर लेते हैं। इस बीच जब हम किसी चीज का अपोजिट देखते हैं तब हम दूसरे इंसान की सिचुएशन को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप सोचते हैं कि आपका पार्टनर सेल्फिश है,
लेकिन क्या होगा जब आप एक मैरिज डायरी रखना शुरू करते हैं और उन अच्छे कामों पर ध्यान देते हैं जो वह आपके लिए करता है या करती है? यहाँ आप देख सकते हैं कि कन्फर्मेशन बायस जो डिसीजन लेने के प्रोसेस का दूसरा विलन है, उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम अच्छी चीजें देखें या दूसरे इंसान को एक मौका दें या हम पहले से कुछ भी खुद से ना अस्यूम करें, तब हम अच्छे डिसीजन लेने लगेंगे। अटेन डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग। आप शॉर्ट टर्म इमोशंस को कैसे दूर करते हैं? ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप डिसीजन लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दें। 2000 में एक जर्नलिस्ट चैंडलर फिलिप्स को एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने को दिया गया। वह एक अंडरकवर असाइनमेंट था जहां उन्हें एक कार सेल्समैन बनकर काम करना था और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना था। उन्हें वह सभी तरकीब सीखनी थी जिससे एक सेल्समैन लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए मना सकता था। कुछ दिनों बाद उन्हें लॉस एंजलिस में एक कार डीलर की दुकान में काम पर रखा गया। वह दुकान अपने हाई प्रेशर और सेल्स की हाई वॉल्यूम के लिए जानी जाती थी। एक दिन चैंडलर ने एक कपल को देखकर उन्हें गुड आफ्टरनून विश किया। जैसे ही चैंडलर ने उनसे बात की वे कपल डर गए। डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वे चैंडलर से इसलिए डर रहे थे क्योंकि वह एक सेल्समैन था और उन्हें गाड़ी खरीदने में डर लग रहा था। उस कपल को इस बात का डर था कि अगर उन्हें उनकी पसंद की गाड़ी मिल जाए या फिर उन्हें उस गाड़ी से प्यार हो जाए तो वे अंत में उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च देंगे क्योंकि वो बार्गेन करना या अपनी डील में बारे में सब भूल जाएंगे। उस कपल को डर इस बात का था कि चैंडलर जैसे सेल्समैन उन पर दबाव डालेंगे और उनके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया, हम तो बस देख ही रहे थे, थैंक यू। इससे चैंडलर ने यह सीख ली कि गाड़ी बेचने के बिजनेस में पहले कस्टमर्स को सोचना कम और उन्हें फील कराने की ज्यादा जरूरत है। जॉन जो कि चैंडलर के साथ ही काम करते थे, उन्होंने चैंडलर को एक इफेक्टिव टेक्निक बताई। जॉन काफी अच्छे से कस्टमर्स के रिएक्शन को देखते थे, जैसे कि उन्हें किस गाड़ी में इंटरेस्ट है या कौन सी गाड़ी ने उसका ध्यान खींचा है। फिर जॉन उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कहते ताकि वो गाड़ी में बैठने की फीलिंग को महसूस कर सकें। जॉन उनके जवाब पर ध्यान नहीं ही देते थे बल्कि कस्टमर को कार को चलाकर देखने के लिए मना लेते थे। सेल्समैन की लिस्ट में अगला स्टेप क्या होता है? फिर सेल्समैन ऊपर किसी को पूछने का नाटक करते हैं कि क्या अभी गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। बेशक गाड़ी तो अब तक बिकी नहीं है तो वो कहते थे कि हाँ अभी गाड़ी अवेलेबल है। उसके बाद सेल्समैन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को बायर से मिलने के लिए लेकर आता है। यह उनके गाड़ी बेचने का एक हिस्सा है। फिर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर उनकी चुनी हुई गाड़ी की तारीफ करता था। अगर कस्टमर ने एक मिनिवैन चुनी है तो वे उन्हें यह कहकर और भी ज्यादा कन्विंस करता था कि उनका डिसीजन काफी अच्छा है। वह उनसे कहता कि मिनिवैन एक बेस्ट सेलर कार है, बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं, मिनिवैन में 7 लोग भी बैठ सकते हैं और इसकी अच्छी कीमत भी है। चैंडलर ने इससे सीखा कि रूल के इस हिस्से को रेटिंग द कस्टमर्स एक्साइटमेंट लेवल कहा जाता है। इस समय तक कस्टमर गाड़ी खरीदने को लेकर बहुत खुश होते हैं और वे ठीक तरह या लॉजिकली नहीं सोचते हैं। अब जब डील पक्का होने वाला होता है तब सेल्समैन अच्छा बनने की कोशिश में मैनेजर के साथ कस्टमर को बेस्ट प्राइस ऑफर करने के लिए कहता है। इससे चैंडलर ने जाना कि इसका मकसद कस्टमर से उसी दिन डील पक्का करने का होता है जब उनकी फीलिंग्स फ्रेश होती हैं ताकि वे बाद में गाड़ी खरीदने से पीछे ना हट जाए। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अटेनिंग डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग, यानी डिसीजन लेने से पहले खुद को थोड़ा सोचने का समय देना। अपनी खुद की गाड़ी या कोई भी सामान खरीदते समय आपको यही करना चाहिए। एंड्रू हल्लम कनाडा के एक हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं। वे कोई आम टीचर नहीं है। एंड्रू अपनी सैलरी से पैसे बचाते भी हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। उससे भी ज्यादा उनके ऊपर कोई भी कर्ज यानी लोन नहीं है और वह 30 की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे। उन्होंने अपने सभी सीक्रेट्स को अपनी समरी द मिलियनेयर टीचर में लिखा है। एंड्रू ने कई सारे तरीके बताए जिससे हम पैसे बचा सकते हैं। उनके पास कार नहीं था, वह काम करने के लिए अपनी बाइक का ही इस्तेमाल करते थे। सर्दियों में वो साउथ की ओर जाने वाले परिवारों के लिए केयरटेकर या हाउस सिटर के रूप में काम करते थे। बहुत ठंड लगने पर भी एंड्रू हीटर यूज नहीं करते थे बल्कि उसकी जगह वे बहुत सारे स्वेटर और जैकेट पहनना पसंद करते थे।
2002 में एंड्रू ने एक कार खरीदने का फैसला किया। वह एक बार भी कार डीलर की दुकान पर नहीं गए। उन्होंने घर पर ही अपना फैसला लिया और अपना क्राइटेरिया तय किया। एंड्रू ने एक सेकेंड हैंड जापानी कार खरीदने का फैसला किया जिसमें ओरिजिनल पेंट के साथ स्टिक शिफ्ट हो, जो 80,000 मील से कम चली हो और जिसकी कीमत $3,000 से कम हो। एंड्रू को कार के मॉडल से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कार डीलर की दुकान पर जाने के बजाय उन्हें एक एक करके कॉल किया। कुछ डीलर उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाने की कोशिश करते। वे बहुत ही अच्छे डील के बारे में बताकर, जो उनके बजट के अंदर आ जाए, उन्हें बुलाने की कोशिश करते थे। एंड्रू बताते हैं कि सेल्स वर्कर्स ज्यादातर एग्रेसिव थे और उनके सामने ना जाकर फोन पर बात करना उनका बेस्ट डिसीजन था। कुछ दिनों बाद एक कार डीलर की दुकान ने उन्हें कॉल किया। वो एक बुजुर्ग कपल थे जो टोयोटा टर्सल को बेचना चाहते थे। उस गाड़ी को सिर्फ 30,000 मील तक इस्तेमाल किया गया था और वे उसे $3,000 में बेचने के लिए तैयार भी थे। एंड्रू के लिए यह एक अच्छा डील था और उन्होंने उस डील के लिए तुरंत हाँ कर दिया। प्रिपेयर टू बी रॉन्ग। क्या आपने कभी रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू के बारे में सुना है? आप अपने पुराने जॉब इंटरव्यू के बारे में सोचिए। आपको शायद याद होगा कि आप और आपके साथ जो एम्प्लॉयर है वह अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप उस समय अपनी कमजोरियों के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे और वह एम्प्लॉयर आपको उस जॉब की डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बता रहा होगा। आप दोनों उस समय बहुत भी ओवर कॉन्फिडेंट और अच्छा फील कर रहे होंगे। कॉल सेंटर एजेंट और फास्ट फूड स्टाफ जैसे जॉब में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर नए काम करने वाले लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और एचआर टीम को हर साल नए काम करने वालों को हायर करना पड़ता है। कंपनियां ऐसे वर्कर्स की ट्रेनिंग पर बहुत पैसा गवा देती हैं जो कुछ महीनों में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। जरा सोचिए ऐसे वेबसाइट के बारे में जो कॉल सेंटर एप्लीकेंट को वार्न करती है जॉब अप्लाई करते समय। आप वहां देखोगे कि आपकी बातचीत हर रोज ऐसे कस्टमर्स से होती है जो बहुत डिमांडिंग और चिढ़े हुए होते हैं। आपसे उस स्ट्रेसफुल समय भी में यह उम्मीद की जाती है कि आप उनसे अच्छे से बात करें। आपको पैसे भी उसी समय के मिलेंगे जितने आप कॉल ले रहे होंगे। अगर आपको पहले ही इन कमियों के बारे में पता होता तब भी क्या आप इस जॉब को करना चाहेंगे? अगर आप एक एम्प्लॉयर होते तो क्या आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते? इस प्रोसेस को रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू कहते हैं। इस प्रोसेस को मैक्स सिमकोफ ने बनाया है जो इवॉल्व कंपनी के सीईओ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हुए ऑनेस्ट रहे। मैक्स सिमकोफ को एक रिसर्च के द्वारा पता चला कि उनकी कंपनी में नए एम्प्लॉई को हायर करने के प्रोसेस में 10% कमी हुई थी। इसका मतलब था कि ज्यादातर एम्प्लॉई काम छोड़कर नहीं गए थे। रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू की वजह से कंपनी इवॉल्व के $1.6 मिलियन भी बच गए थे। कमजोरियों का होना कोई बुराई नहीं है, पर उन कमजोरियों को पहले जान लेना अच्छा होता है। रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू के इस्तेमाल से वर्कर्स कंपनी की कमियों को अपनाना सीख जाते हैं। इसकी वजह से वर्कर्स प्रिपेयर्ड रहते हैं और काम छोड़कर भी नहीं जाते। कंक्लूजन। आइए इस समरी से हमने जो सीखा है उसे फिर से देखते हैं। आपने डिसीजन लेने के प्रोसेस के 4 विलन के बारे में जाना जो हैं नैरो फ्रेमिंग, कन्फर्मेशन बायस, शॉर्ट टर्म इमोशंस और ओवर कॉन्फिडेंस। आपने रैप के बारे में सीखा। ये वो 4 टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल हम बेहतर डिसीजन लेने के लिए कर सकते हैं। पहला, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। अपने ऑप्शंस को सिर्फ हाँ या ना तक ना रखें। अपने दिमाग को अलग अलग ऑप्शंस के लिए खोलें। दूसरा, अपने असम्पशंस यानी मानी हुई बातों को रियलिटी में चेक करें कि वह सच है या नहीं। अपने दिमाग को नेगेटिव डिसीजन से न भरें। हमेशा अच्छी चीजें सोचने की कोशिश करें। तीसरा, अटेन डिस्टेंस यानी कुछ देर आराम करें और सांस लें। डिसीजन लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दें। चौथा, इस बात के लिए तैयार रहें कि गलती तो होगी। अपनी कमियों और कमजोरियों के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है ताकि आप बाद में निराश न हों। आप रैप का इस्तेमाल अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कर सकते हैं, यानी अपने पार्टनर या बच्चों के साथ, या अपने कार्य में अपने बॉस, कोवर्कर्स, बिजनेस पार्टनर के साथ।
यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है, इसलिए अपनी खुशी और सक्सेस के लिए अच्छे डिसीजन लें।